हेलो, नमस्ते। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरपीएससी ने आरटीआई के माध्यम से कॉपीज़ अपलोड करनी शुरू कर दी है एंड इन अकॉर्डेंस टू दैट मैं अपनी कॉपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर और डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना पेपर 2 शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पेपर 2, 3, 4 में मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे। 1 मेरा इस बार अच्छा नहीं गया था। पेपर 2 आई गॉट 91.5 मार्क्स। आप सभी जानते हैं मेरा अंग्रेजी माध्यम रहा है। लास्ट टाइम मुझे 88 मार्क्स मिले थे इसी पेपर के अंदर। सो 3 मार्क्स की बढ़ोतरी मुझे हुई इस बार। लेट्स सी कैसा रहा ये पेपर और मार्किंग्स। देखिए, आरपीएससी में हम जनरली जानते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, कहीं एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है, कहीं सरप्राइजिंग होता है। वो सभी फैक्टर्स हम कंसिडर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा इन द डिस्चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ देखिए, एथिक्स में बहुत सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे इस बार। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी, बट सीधे उसे एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करके पूछने का प्रयास किया गया। मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन करने और एक्सप्लेन करने में न लगा रहा हूँ। यहाँ पर स्थित प्रज्ञा को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी बहुत ज़्यादा। मेरा प्रयास ये था कि एक लाइन में उसको बताकर एडमिनिस्ट्रेशन से उसे लिंक किया जाए और आंसर खत्म करके आगे निकला जाए। स्थित प्रज्ञा को मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, स्टेट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड, जो मुझे लगता है थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर सकता था। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारे आउटपुट का इफेक्ट ना कर पाए और हमारे डिसीजन मेकिंग को थोड़ा एफिशिएंट बना पाए। यही रोल है स्थित प्रज्ञा का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। उसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 2 आउट ऑफ 2 मुझे मिले। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। सीधा हमने जंप किया आंसर के ऊपर, मध्यम मार्ग का। उसे एक्सप्लेन किया व्हाई, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन आज एग्जिस्ट करती है। इसका फायदा क्या होगा? इट टीचेस अस टू बी रैशनल एंड बैलेंस्ड, अवॉइड एनी एक्सट्रीम्स। और उसके साथ कुछ वैल्यूज और लिखती है। ओके, इसमें भी मुझे 2 में से 2 नंबर मिले। डायरेक्ट टू द पॉइंट आ जाए क्वेश्चन के, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, इन डेप्थ ना जाए इन चीज़ों की जो आपको पूछी नहीं गई हैं। जो चीज़ें लिंक करनी है उसे डायरेक्टली लिंक करें। ये मेरी कोशिश थी, हालांकि बहुत जगह नहीं कर पाया, वहाँ नंबर भी उसी प्रकार के मिले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल डायलेमा? एथिकल डायलेमा की मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है। और एथिकल डायलेमा के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने बुक्स में भी पढ़ी होंगी, डायरेक्टली लिखी होती है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। हालांकि 1 नंबर मुझे मिला है यहाँ पर, एवरेज मार्क्स। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एथिकल आइडिया ऑफ ऋण इन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। अब यहाँ पर ट्रिक ये थी कि ऋण को मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे लिंक कर सकता हूँ। प्रयास किया। 0.75 मुझे मिले, हालांकि हो सकता है कुछ और एक्सपेक्टेशन हो। पितृ ऋण, आई थॉट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंसेस्टर्स जो हमारे हैं, जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है, उनके प्रति हमारे ऑब्लिगेशंस हैं। देव ऋण, इट्स लाइक स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट राइट्स इन पब्लिक। यज्ञ एंड ऑल जैसे होते थे, तो इट्स लाइक अवर ड्यूटी फॉर द पब्लिक गुड। भूत ऋण, फॉर द जस्टिस ऑफ पब्लिक। लिंक करने की मैंने किसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन और ऋण को मैं लिंक करने का प्रयास कर रहा था यहाँ पर। हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट आंसर लगे। 0.75 एवरेज मार्क्स। व्हाट वे डिटैचमेंट थ्योरी ऑफ गीता इज सिग्निफिकेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन? सी अगेन, एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक किया जा रहा है हर कॉन्सेप्ट से। तो डिटैचमेंट थ्योरी हमें हमारे फ्रूट्स के बारे में सोचने से हमें दूर रखती है इफेक्टिवली। और जो हमारे पर्सनल वैल्यूज को मैंने इस आंसर में से लिंक किया, पर्सनल वैल्यूज एंड थॉट्स टू अफेक्ट आवर डिसीजन मेकिंग। कई बार हम अपनी पर्सनल वैल्यूज की वजह से हमारे हम आगे क्या होने वाला है डिसीजन मेकिंग में, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड में। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म को कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि हम लोक संग्रह को प्राप्त कर सकें। 2 साल पहले ये आंसर्स लिखे थे। कई बार अब मुझे खुद स्वयं जो है, मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने उस समय क्या लिखा था, रिकलेक्ट हो रही है ये चीज़ें। हालांकि आई स्टिल फील कि इसमें मैं और बेटर लिख सकता था। मैंस मॉरल एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीट एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। इसको मैंने इस कॉन्सेप्ट से लिंक करने का प्रयास किया कि जो मैन का मॉरल वैल्यू होती है वो सोसाइटी के कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज वैल्यूज के बराबर घूमती है। सो इसमें आप देखेंगे, सोसाइटी इज द कलेक्टिव ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जो ह्यूमन बींग है वो भी सोसाइटी से अलग नहीं होता है। किस प्रकार से एक सोसाइटी इफेक्ट करती है हमारी, देखिए सोसाइटी में ऑनेस्टी हमें इफेक्ट करती है। करप्शन कहने की एक हमारा इशू रहा है। इंटीग्रिटी, हम कितने ऑनेस्ट हैं चीज़ों को लेकर। एम्पैथी, कंपैशन, ये हमें हमें हमारे आसपास के वातावरण से सीखने को मिलता है। थोड़ा जनरल उत्तर था और जनरल ही मार्क्स मिले फिर, 2 मार्क्स। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन।
यहाँ पर हम जानते हैं फैमिली, मैंने फर्स्ट स्कूल बताई, मदर फर्स्ट टीचर बताई। फैमिली में हम देखते हैं बच्चों को डांटा फटकारा जाता है, बिहेवियर देखते हैं, बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो उसी को मैंने टेक्निकल टर्म्स जो हमारी एथिक्स की है उसके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रीइंफोर्समेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, राइट। हम फैमिली से ही सीखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, रेस्पेक्ट, बहुत वाइटल चीज़ें होती हैं। वैल्यूज एक्सप्लेन की, प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टेंज लगाया। 2.5 ओके, अच्छे मिल गए इसके अंदर। एक्सप्लेन द कांस अल्टीमेट गुड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव विल, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हम जानते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर विल कुछ चीजें होती हैं जो करनी होती हैं, इट्स आवर ड्यूटी। रेस्पेक्टिव का मतलब हो गया कि हमारी विल पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि किसी और कंडीशन में वो चीज़ किसी और प्रोडक्ट या आउटपुट को अच्छा मानेगी। सो इसी को मैंने पर एक्सप्लेन किया है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को 3.5 मार्क्स मुझे मिले हैं। What are generally considered to be the minimum basic needs of an individual to lead healthy and productive life? यहाँ पर यूएन की मुझे कुछ बेसिक नीड्स याद थे, वो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, क्लोथ्स एंड फूड, बेसिक मिनिमम नीड्स है, हम सभी जानते हैं। अब वी आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से लिंक किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन के बीच में कड़ी की तरह कार्य करना और यानी रियलाइज करना। तो वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पब्लिक गुड्स होती है मैक्सिमम चीज़ें, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, तो स्टेट का फेस है एडमिनिस्ट्रेटर। इस प्रकार मैंने इसे लिंक करने की कोशिश की है। यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 3.25 मार्क्स आई हैव गॉट। व्हाट आर द कोर एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिविल सर्विसेज? ये नोलन कमेटी की जो मैंने वैल्यूज पढ़ी थी उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मेरा प्रयास ये रहा है कि जहाँ पर मैं पॉइंट्स में लिख सकता हूँ वहाँ एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से मैं बचा हूँ। मैंने कोशिश की है बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए पॉइंट्स को बढ़ाकर लिखूँ। 4 मार्क्स इसमें मुझे मिले। एक एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया, पर जो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे उसमें मैंने कोशिश की है कि मेन कीवर्ड्स आ जाएं। इंटीग्रिटी, साउंडनेस ऑफ मॉरल वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कीनेस, जो कीवर्ड्स हैं वो आ जाने चाहिए। लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बाय एग्जांपल। सेल्फलेसनेस, पुटिंग सोसाइटी एंड द गोल अहेड, अपने आप को हर चीज में पब्लिक गुड को आगे रखना। अकाउंटेबिलिटी, रेडी टू बी अकाउंटेड फॉर ऑल एक्शंस, मतलब एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दें वो चीज क्या है, बहुत जनरल भी ना लगे। Necessarily related means cannot be separated from ends, therefore both must be auspicious for the real and lasting success. गांधीयन एथिक्स, इसमें मैंने सत्य अहिंसा को लिंक करने का प्रयास किया था। हालांकि बहुत अच्छे से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं मानूंगा इसे और अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता था। किस प्रकार से सत्य और अहिंसा, हम जानते हैं अहिंसा एक मीन्स था, सत्य हमारा गोल है। किस प्रकार से गांधी जी ने इन सब प्रिंसिपल्स का यूज़ किया था। 3.5 मुझे मिले। आप और इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं इस आंसर में क्या मिल सकते थे 3.5 या और अच्छे, या फिर इसमें भी कमी हो सकती थी। हालांकि मैं मानता हूँ थोड़ा एवरेज लिखा था मैंने, उसी प्रकार मार्क्स मिले हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स एसेंशियल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। देन अगेन एथिकल फैक्टर्स हम जानते हैं कौन से होते हैं। लीगलिटी, रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, बैलेंसिंग, वैल्यू फैक्टर, डाइकोटमी। ये थोड़ा पबैड का मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया इसमें। मैक्सिमम ऑफ एक्सेलेंस, नॉन पार्टिसनशिप वगैरह। और यहाँ पर एक जो चीज़ पूछी थी कि इन द केस ऑफ एथिकल डिसीजन बीइंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, मतलब हम जानते हैं कि कोई स्थिति है वहाँ पर हम मदद करना चाहता है किसी व्यक्ति की, पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से वो चीज़ अलाउ नहीं कर पाती, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स उसके अंदर लिखे थे, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, क्या मेरे पास वो डिस्क्रिप्शन है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, क्योंकि हर पद की एक अथॉरिटी होती है, क्या वो डिस्क्रिप्शन उस अथॉरिटी में है। सेकंड चीज़, क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा अपने सीनियर को या फिर जहाँ मुझे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा वहाँ पर। क्या पब्लिक में होऊंगा तो क्या मैं वो वही चीज़ वही डिसीजन लूंगा। क्या पुअर और डाउन ट्रोडन को रियली उससे बेनिफिट हो रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हम खुद को पूछ सकते हैं जहाँ पर हमें किसी को, मैं यूँ नहीं कहूँगा रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट रिलीफ देने का प्रयास कर रहे हैं किसी को। ये मैंने लिंक करने का प्रयास किया था, कहीं पढ़ा था इस बारे में कॉन्सेप्ट। आई गॉट 3.5 to 5 6 marks. Okay. Each other's success teaches a lesson for better governance. Analyze, इसमें आई थिंक थोड़ा बेटर लिख सकता था बट स्टिल किस प्रकार से गवर्नेंस काम करती है और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। अलग अलग राज्यों के क्या मॉडल्स हैं जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं। नॉट ओनली स्टेट्स बट इंडिविजुअल ऑफिसर्स भी हमें इंस्पायर कर सकते हैं। उसको मैंने लिंक करने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक ठाक सा लिखने का प्रयास किया था मैंने इसे, बेस्ट तो नहीं कहूँगा। दिस डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। अब साइंस शुरू हो रही है तो मोस्टली वो जो नेचर है साइंस का आप जानते हैं फैक्चुअल होता है, या तो आता है क्वेश्चन या नहीं आते।
फिजन फ्यूजन टेबल बनाकर लिखने का प्रयास था मेरा, जहाँ पर भी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा है या फिर तुलना करने की बात है। 0.75 आई हैव गॉट। कैल्शियम कार्बाइड, ये क्वेश्चन मुझे 0 मार्क्स मिले हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, बहुत ही सामान्य भाषा में मैंने समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। 0.5 मार्क्स मुझे मिले। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट टू द पब्लिक कंटेंट है, पहले सेपरेट ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी थे, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, एग्जाम्पल देने के प्रयास किया। 0.5 मुझे मिले यहाँ पर। व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ RFID। तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने सीधा लिखा, जैसे मैंने कहा, मैं डायरेक्टली मैंने जंप किया है किसी भी चीज़, किसी भी क्वेश्चन की डिमांड पर। मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं किया। और इसके बाद आप इसे गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, तो एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए, टोल टैक्सेस, लाइंस में ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एक्सेट्रा। हालांकि 1 नंबर मुझे इसमें मिला है। PSLV और GSLV में यहाँ पर डिफरेंस पूछा था। आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर मार्क्स। इसमें बहुत से मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट्स में ये थोड़े हैवियर ऑर्बिट्स में जाते हैं। रेंज लिखी है, डेवलपमेंट का वर्जन्स है। आई थिंक थोड़ा और फैक्चुअल हो सकता है ये। 5 बेनिफिट्स ऑफ गिलोय, बहुत नॉर्मल और जनरल सा क्वेश्चन था ये। इस प्रकार के आंसर्स बहुत रिस्की भी होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो बहुत जनरल आंसर्स होते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो कीवर्ड्स है आप देखेंगे अलग अलग जगह पर, मेरी कोशिश ये रही कि कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, और प्रयास ये रहा है कि एक ही डेफिनेशन में मैं एक सांस में, अपन कहते हैं ना, सारे वर्ड्स डाल दो। जैसे क्रिप्टो करेंसी इज ब्लॉकचेन करेंसी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर मॉनेटरी एक्सचेंज, इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू फॉर्म लेजर्स दैट आर डिसेंट्रलाइज्ड। पूरी होगी डेफिनेशन। तो यहाँ पर 2 नंबर मुझे डेफिनेशन के मिल गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज के 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, 3 अंक मिल गए। टेबल बनाकर डिसएडवांटेज एडवांटेजेस लिख दिए। टेबल बनाने से फायदा ये होता है कि नंबर 1, इट इज क्विक एंड स्विफ्ट एंड इजी, बट इसका कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। कन्वीनियंट टू यूज है, बट थ्रेट है, क्योंकि कीज की क्रैक हो जाए तो मतलब आप आमने सामने पॉइंट्स को कंपेयर कर पाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रीवियस जनरेशन एंड 5G। यहाँ थोड़े फैक्ट्स मुझे आते थे, थोड़े मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो लेटेंसी का डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, बैंडविड्थ का डिफरेंस लिखा है, जो एक्सपीरियंस है बैंड्स का वो लिखा है। हालांकि आई हैव गॉट 1.5 मार्क्स, मे भी थोड़े बेटर हो सकते थे। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MSS सिस्टम, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था। आई वाज ब्लैंक इन इट, 0, और आधा नंबर यहाँ मुझे मिल गया। हालांकि आई वाज टोटली ब्लैंक इन इट। बड़े क्वेश्चंस, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, हम जानते हैं, कैटेनेशन एंड लेटेंसी। राइट डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये बहुत फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप पढ़ के देख के निकलते रहें, इसमें बहुत कुछ आपको अपना कला प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। फिर से टेबल बनाकर मैंने, आप देखें यहाँ पर कंपेयर कर दिया। 2 to 4.5, 6.5 आई गॉट। अच्छे नंबर हैं 10 में से। टू द पॉइंट लिखें, जो पूछा है लिखें, प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, क्लैरिटी रखें अपने भाषा में, लैंग्वेज में। कुल मिलाकर कम मेहनत में अगर टीचर को मुझे समझ में आ रहा है कि आपका आंसर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं श्योरिटी नहीं कह सकता। डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द रिफ्रैक्टिव डिसीज। डिफ्लेक्ट, कोई भी एक डिफेक्ट भी इसके अंदर पूछा है। हालांकि इसमें मैंने थोड़े मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, उस प्रकार मिले नहीं। पहले मैंने आई के पार्ट्स एक्सप्लेन किए, आई का डायग्राम बना दिया, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद मायोपिया जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ठीक मिले हैं मार्क्स फिर भी, 3 to 5 मार्क्स। साइंस और ज्योग्राफी में मेरा प्रयास रहा कि डायग्राम्स जहाँ जहाँ मैं बना पाऊँ वहाँ बना दूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल टाइम PCR, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने PCR को एक्सप्लेन किया, और PCR किस प्रकार से प्रोसेस होती है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। हालांकि आई थिंक क्वेश्चन की डिमांड को शायद मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिले यहाँ पर। आई गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 10। CT वैल्यू 0। ये जो क्वेश्चन है, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट। साइंस एंड टेक की एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही 10 साइंटिस्ट दिए थे, उसमें से 5 जो थे वो सीधे आ गए, और पांचों के बारे में मैं ठीक ठाक जानता था। होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक पावर, इनको स्पार स्पेस प्रोग्राम, डिराइव्ड
मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में कीवर्ड्स इंक्लूड करके बहुत ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान दिए बिना ट्राइड कि मैं घुसा पाऊँ जितना फैक्ट्स हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। Mokshaguntam Vishvesvaraya, Diwan of Mysore, engineer, pioneer, technocrat. He contributed construction of Krishnaraj Sagar Dam, economic plan very famous. मतलब ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़े बेटर अगर मार्क्स मिल जाते। सत्येंद्र नाथ बोस, एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, आइंस्टाइन वर्कड आउट ऑन इट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसे एक्सप्लेन किया। मेघनाथ साहा का कंट्रीब्यूशन, हरगोविंद खुराना का। थोड़ा टाइट मुझे लगा यहाँ पर मार्किंग। राइट अबाउट द रेंज ऑफ मेसोजोइक नाउ ज्योग्राफी। मुझे इतना ही याद था मेसोजोइक का और वो मैंने लिखा। दो में से दो मिल गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास काइंड ऑफ चेकिंग यहाँ पर दिखी। राइट डाउन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सियाल। ज्योग्राफी में जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रयास था कि जितना मैं डायग्राम बना पाऊँ बनाऊंगा। पिछली बार नहीं बनाए थे। सियाल इज मेड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम, डेंसिटी लिख दी, अपर मोस्ट क्रस्ट सिंपल रखा मैंने। डायग्राम बना दिया, 1.5 नंबर मुझे मिले। हाउ शिवालिक हिमालयाज फॉर्म्ड, अगेन यहाँ पर डायग्राम बना दिया 3 रेंजेस का, किस प्रकार फॉर्म हुए, बहुत सिंपल भाषा में समझाया और नंबर भी सिंपल ही मिले, 0.5। राइट द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ हिल्स एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो जो जो मुझे याद आ रहे थे मैंने सब ठोक दिए थे यहाँ पर। विंध्याचल, सतपुड़ा, हरिश्चंद्र, बालाघाट, अनामलाई, कार्डमम। कई बार होता है कुछ क्वेश्चन हम फ्लो में जो याद आ रहा होता है सारी चीज़ें लिख देते हैं। 1.25 आई गॉट। जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ राजस्थान, एवरेज काइंड ऑफ आंसर। मैप मैंने जो प्रैक्टिस की थी कि हर साइज़ के मैप्स में बना सकूं, इंडिया का हो, राजस्थान का हो, वर्ल्ड का हो। ज्योग्राफी के लिए प्रयास किया था। थोड़े नंबर मेरी कोशिश थी कि बढ़ जाएं, हालांकि इस बार बढ़े भी, पर जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतने नहीं बढ़े। एथिक्स और साइंस मेरी बहुत अच्छी गई, हालांकि साइंस में भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम रहे। डिस्क्राइब द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पर आप देखें मैंने थोड़ा वर्ल्ड का मैप बनाने का प्रयास किया, फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट को एक्सप्लेन किया। बहुत ज़्यादा अंत में आते आते आप देखेंगे हर कीवर्ड को मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया, क्योंकि ये वो पोर्शन है जहाँ पर हम घड़ी देखते हुए पन्ने पलटते हैं और स्पीड को सिंक करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने एरिया लिख दिया। 70% ऑफ वर्ल्ड्स वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनोस फाउंड हियर, ओशन प्लेट क्यों गोज अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कोशिश थी कि अलग अलग डायमेंशंस को सारा कवर करके फंसा दूँ एक ही जगह पर। 1.5 मार्क्स मिले इसमें मुझे। आपको क्या लगता है? डिस्कस इन ब्रीफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ रॉकी माउंटेन रेंज। बहुत ज़्यादा मुझे इस बारे में अंदाज नहीं था, हालांकि जो फैक्ट्स मुझे याद थे वो मैंने लिख दिया। अल्पाइन है और अदर फैक्ट्स जो मुझे रॉकीज़ के बारे में पता थे, माउंटेन रेंज के बारे में, वो मैंने यहाँ पर प्रयास किया इंक्लूड करने का। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ रॉकीज़, यहाँ पर मुझे 1.5 मार्क्स मिले। डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। बहुत जनरल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें बातचीत करने के लिए रहता नहीं। इंडिया का छोटा सा नक्शा बना दिया, इंडिया में कहाँ कहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया। मैप्स अच्छे से बनाए मैंने इस बार, भर भर के कंजूसी नहीं की। डिस्कस फिजिकल फीचर्स ऑफ हाड़ौती प्लेट्यू। फिजिकल फीचर्स में मैंने थोड़े अलग अलग फीचर्स इंक्लूड कर दिए, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, क्लाइमेट, रिवर्स। हालांकि थोड़े मुझे फिजिकल फीचर्स तक रहना था, हालांकि आई गॉट 2.25। अगेन फैक्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश की, एक ही लाइन में पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की, अलग अलग डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की मैप बनाकर। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मेटेलिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान इन ब्रीफ। कॉपर, जिंक, आयरन, ये इतना अच्छे से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 2 मार्क्स आई हैव गॉट। मेजर मेटेलिक मिनरल्स जो है उन्हें लिखकर कहाँ पर पाए जाते हैं थोड़ा जनरल वे में मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशिया क्या कंसिस्ट करता है उसके बारे में लिखा। फिर चाइना फैक्टर, इंडिया फैक्टर, यूएस फैक्टर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। 1, 1, 2.5, 3.5 प्रीटी काइंड ऑफ, अब कह सकते हैं एवरेज था। और अच्छा लिख सकता था इस आंसर में। मैंने घर आके भी सोचा था कि ये शायद मैं बहुत ही जनरल काइंड ऑफ आंसर लिख के आया हूँ और बेटर इसमें लिख सकता था। मेजर पार्टीज के मैं रोल लिख के आ गया इस एरिया में। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, राजस्थान में कैसे एडमिनिस्टर होते हैं, कहाँ पर इनके प्लांट्स हैं, क्या इसकी कैपेसिटी है। मैंने अलग अलग ये लिखने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं हमारे राजस्थान में उनके अभी, क्योंकि आप क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट मीनिंग
आपको उसका विकास लिखना है, उसके सोर्सेज लिखने हैं, अभी क्या स्थिति चल रही है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करंट कैपेसिटी क्या है, क्या प्लानिंग है। उसको मैंने एक मिक्स बनाने की कोशिश की इस आंसर के अंदर, सारे जो हमारे सोर्सेज हैं उनके लिए। एंड 1 2 2.5 3 3.5 3.5 4 एवरेज मार्क्स। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो हेरिटेज। जियो हेरिटेज में मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जियो हेरिटेज होती क्या है। Variety of geological landforms as soil, morphology, minerals, rocks, hills together form geoheritage. Geoheritage plus unique features form geoheritage site. Purpose इनका क्या है? Education, research, conservation, sustainable development. क्वेश्चन मार्क आई डोंट थिंक, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन मार्क किस लिए था। हालांकि हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर मैं समझा नहीं पा रहा था उन्हें। राजस्थान कैन गेट अटैच्ड विद द यूनेस्को जियोवर्क्स प्रोग्राम नेटवर्क ऑफ जियोहेरिटेज। इट्स पोटेंशियलिटीज इन राजस्थान। एज फॉर पोटेंशियलिटीज में आई थिंक साइट्स मैंने लिखी, बट साइट्स के साथ इनके डेवलपमेंट को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है इसको भी और लिखा जा सकता था। 0.25 2.75 मार्क्स मुझे इसमें मिले। तो ज्योग्राफी में 10 मार्क्स के अंदर मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। एथिक्स मेरी बहुत अच्छी रही। साइंस के अंदर आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर मार्क्स। हालांकि मेरी कोशिश यही रही साइंस में टू द पॉइंट लिखने की। अच्छा भी गया साइंस का पेपर, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। ज्योग्राफी आइकन से छोटे क्वेश्चंस अच्छे हुए, बड़े क्वेश्चंस में प्रोबेबली थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था। कोशिश मेरी यही रही इस पेपर के अंदर। आप सभी लोगों के सामने भी जो दिखा होगा कि क्वेश्चन पढ़िए, जो चीज़ पूछी है बहुत ज़्यादा उस वर्ड को एक्सप्लेन करने में समय व्यर्थ ना करें, सीधा जंप करें क्वेश्चन क्या मांग रहा है उसकी डिमांड पर। कोशिश करें पैराग्राफ के अलावा पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करें। पॉइंट्स में जब आप लिखें तो प्रयास करें कि एक पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, अपने डायमेंशंस को बढ़ाएं। 8 पॉइंट्स लिखें, 10 पॉइंट्स लिखें। एक पॉइंट के अंदर कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करते हुए एक ही लाइन में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एग्जाम्पल्स को देने का प्रयास करें। तो आई थिंक अच्छे से पेपर किया जा सकता है। बहुत आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा मेरी कॉपी देखने के बाद। देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि यही बेस्ट एक आंसर है, यही एक फॉर्म है। हर क्वेश्चन का हर आंसर हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों ने बहुत अच्छे लिखे होंगे। जो मायने रखता है एट द एंड की जो कंसिस्टेंसी है फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन एक पेपर में, वो कितनी हमारी रह पाती है। 2 3 2 3 2 3 एवरेज मार्क्स हम गेन करते जाएं। 10 मार्कर्स में हमारा एवरेज 4 5 4 5 4 5 भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आने चाहिए आपकी कॉपी में मार्क्स में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए जहाँ आप ब्लैंक हो, आप ना कर पाए हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक प्रिटी डिसेंट स्कोर तक आ जाते हैं। एंड फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो कई जगह हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कई बार हम सोचते हैं वहाँ पर मार्क्स मिलने चाहिए थे, वहाँ हमें नहीं मिलते हैं। कई जगह हमें सरप्राइजेस भी मिलते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को कट आउट करने के लिए जैसा मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी जो है हमारे आंसर्स के अंदर वो ज़रूरी हो जाती है। सो आई होप आप लोगों को कुछ बेहतर लगा होगा कॉपी देखने के बाद, कुछ आइडिया लगा होगा। आप लोगों के सजेशंस भी मैं चाहूँगा अलग अलग आंसर्स पर। और अलग अलग पेपर्स जो हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे। पेपर 2 किया है, कल मैं पेपर 3 भी डालूंगा। फिर पेपर 4 भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। इसका पीडीएफ भी मैं कुछ देर बाद अपने चैनल पर डाल दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपन टू द सजेशन एंड आई होप आप लोगों की और मैं किसी प्रकार से हेल्प कर पाऊँ। इवन आई एम लर्निंग एंड यू एवरीबडी इज लर्निंग। वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।